बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है फिजिकल ज्योग्राफी के यूनिट 5 का चैप्टर 5 कोरल रीफ्स यानी कि प्रवाल भित्तियाँ। टाइप्स एंड देयर ओरिजिन अकॉर्डिंग टू मरे एंड डेली। प्रवाल भित्तियाँ, उनके प्रकार और मरे और डेली के अनुसार उनकी उत्पत्ति। इसमें देखते हैं, ये प्रवाल भित्तियाँ आप लोगों के लिए नया शब्द है। आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ना? तो इसको ध्यान से, आपने एक मूंगा सुना होगा कि मूंगा एक तरह का जीव होता है ना? उसी को ही हम कोरल बोलते हैं। कोरल यानी कि मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय यानी कि जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है ना? उष्णकटिबंधीय सागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। किस पर निर्वाह कर रहे हैं, यानी किसके सहारे जी रहे हैं वो? चूने के सहारे। चूना, जो सिंपल चूना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसी पे। एक स्थान पर असंख्य मूंगे एक साथ समूह में रहते हैं। कौन से? एक स्थान पर असंख्य मूंगे एक साथ समूह में रहते हैं। मतलब हम इसे समझ सकते हैं कि मूंगे की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? समूह में रहने की होती है। अपने चारों ओर चूने की खोल बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब समूह में रहते हैं एक साथ, तो अपने चारों ओर चूने की एक खोल बनाते हैं। और मूंगा मर जाता है तो उसकी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बनाने लग जाता है। ठीक है? एक, यदि मूंगा मूंगा ने मिलके कुछ एक खोल बनाई, चूने की खोल बनाई, और फिर वो मूंगा मर गया, तो उसके बाद क्या होता है कि दूसरा मूंगा आता है और वहीं पर ये अपनी खोल बनाना शुरू कर देता है। उसी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बनाना शुरू कर देता है। इस क्रिया के कारण एक लंबे समय के अंदर एक विस्तृत भित्ति बन जाती है, जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। जब उसी खोल पर दूसरा मूंगा भित्ति बनाना स्टार्ट कर देता है, तो एक विस्तृत भित्ति बन जाएगी, एक रीफ बन जाएगी, जिसे बोलेंगे प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ। ठीक है? प्रवाल भित्ति का निर्माण 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य किसी द्वीप या तट के सहारे या यथोचित गहराई पर स्थित अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है। कहाँ पे होता है? 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच होता है। ठीक है? प्रवाल यानी कि मूंगा जल के बाहर जीवित नहीं रह सकता है। अतः प्रवाल भित्ति सदैव या तो सागर तल के नीचे या सागर तल के तक ही पाई जाती है। या तो सागर तल के नीचे मिलेगी या सागर तल तक ही मिलेगी। प्रवाल जंतु। प्रवाल जंतु अपने द्वारा बनाई गई चूने की खोल में रहता है। इसके शरीर के बाहरी तंतुओं में एक प्रकार की पादप शैवाल रहती है, जिसे जुक्सांथलाई अलगी कहते हैं। यह अलगी प्रवाल को 60% भाग भोजन की आपूर्ति करती है। क्या पढ़ा है हमने? कि जो प्रवाल जंतु होते हैं वो अपने द्वारा बनाई गई चूने की खोल में ही रहते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रवाल जंतु होते हैं जो क्या बनाते हैं, मूंगे क्या बनाते हैं? चूने की खोल बनाते हैं। इसके शरीर के बाहरी तंतुओं में एक प्रकार के पादप शैवाल रहती है, जिसे क्या बोलते हैं? जुक्सांथलाई अलगी। यह एल्गी प्रवाल को 60% भाग भोजन की आपूर्ति करती है। जो एल्गी होती है वो क्या करती है? 60% भाग भोजन का आपूर्ति इसकी कर देती है। शेष 40% आहार प्रवाल अपने मुंह के टेंटिकल्स द्वारा छोटे छोटे जंतु प्लैंकटन का शिकार करके आपूर्ति करते हैं। और 40% किससे करते हैं? प्रवाल के जो मुंह में टेंटिकल्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे जंतु होते हैं प्लैंकटन्स, उनका शिकार करते हैं
और उससे अपनी 40% की आपूर्ति कर लेते हैं। ठीक है। जब सागरीय तापमान में वृद्धि होती है तो प्रवाल इन शैवालों को अपने शरीर से निष्कासित कर देते हैं। किसकी? जब सागरीय तापमान में वृद्धि होती है तो प्रवाल इन शैवालों को अपने शरीर से निष्कासित कर देते हैं। परिणाम स्वरूप प्रवालों को आहार नहीं मिल पाता और वे मर जाते हैं। शैवाल के निकल जाने के कारण प्रवाल श्वेत रंग के हो जाते हैं। शुरू से बताती हूँ कि जब सागरीय तापमान में वृद्धि होती है तो प्रवाल इन शैवालों को अपने शरीर से निष्कासित कर देते हैं। क्या करते हैं? शरीर से निष्कासित कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप प्रवालों को आहार नहीं मिल पाता। यदि उन्होंने शैवाल से ही जो आहार मिल रहा था उनको छोड़ दिया तो उनको आहार मिलना बंद हो जाता है और वे मर जाते हैं। शैवाल के निकल जाने के कारण प्रवाल श्वेत रंग के हो जाते हैं। जब शैवाल निकल जाता है तो प्रवाल कैसे रंग का हो जाएगा? सफेद रंग का। इसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग। प्रवाल के विकास की दशाएं। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए उच्च तापक्रम आवश्यक होता है। प्रवाल मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय महासागरों में, क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए 20 डिग्री से लेकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम चाहिए होता है। प्रवाल कम गहराई तक पाए जाते हैं, 200 से 250 फीट, यानी कि 60 से 77 मीटर से अधिक गहराई में प्रवाल। ज़्यादा गहराई हो, इससे अधिक गहराई हुई तो प्रवाल मर जाते हैं। प्रवाल के विकास के लिए स्वच्छ जल होना चाहिए क्योंकि अवसादों के कारण प्रवाल का मुख बंद हो जाता है और वह मर जाता है। इसलिए बस जल कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। अत्यधिक सागरीय लवणता प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक होती है क्योंकि इसमें चूने के कार्बोनेट की कमी होती है, क्योंकि चूना प्रवाल का प्रमुख भोजन है। क्या होता है कि यदि अत्यधिक सागरीय लवणता प्रवाल के विकास के लिए कैसी रहती है? सैलिनिटी हानिकारक होती है क्योंकि इसमें चूने के कार्बोनेट की कमी होती है। लवणता अधिक होगी तो चूने के कार्बोनेट की उसमें कमी हो जाएगी, जबकि चूना प्रवाल का प्रमुख भोजन है। पूर्ण स्वच्छ जल भी प्रवाल के लिए हानिकारक होता है क्योंकि पूर्ण स्वच्छ जल में पोषक तत्वों की कमी होती है। सागरीय तरंगे तथा धाराएं प्रवालों के लिए लाभदायक होती है क्योंकि इनके द्वारा प्रवालों के लिए भोजन लाया जाता है। प्रवाल के विकास के लिए अंतःसागरीय चबूतरों की आवश्यकता होती है जिनके ऊपर प्रवाल अपना घरौंदा बनाते हैं। मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों, नगरीकरण, औद्योगिक विकास, वन विनाश आदि द्वारा भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है जिसका प्रभाव प्रवालों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के साथ अपना अनुकूलन तथा समायोजन नहीं कर पाने के कारण ये मर जाते हैं। क्या क्या होता है कि मानव के जो क्रियाकलाप होते हैं, जैसे मानव नगरीकरण करता है, औद्योगिकरण होता है, वन का विनाश करता है आदि के द्वारा क्या होता है? भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है जिसका प्रवालों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के साथ अपना अनुकूलन तथा समायोजन ये नहीं कर पाते हैं और ये मर जाते हैं। सागरीय तापमान में वृद्धि होने से प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जिस कारण प्रवाल मर जाते हैं। यदि सागर के तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा? प्रवाल विरंजन होगा, जिससे क्या होगा? प्रवाल मर जाएंगे। मानव द्वारा स्थानीय स्तर से प्रादेशिक स्तर पर महासागरीय जल में किए जा रहे प्रदूषण द्वारा भी प्रवाल मर रहे हैं। मानव द्वारा स्थानीय स्तर से प्रादेशिक स्तर पर महासागरीय जल में किए जा रहे प्रदूषण द्वारा भी प्रवाल मर रहे हैं। प्रवाल भित्ति के प्रकार। तटीय प्रवाल भित्ति, फ्रिंजिंग रिफ्स। महासागरीय महाद्वीपीय किनारे या द्वीप के किनारे निर्मित होने वाली प्रवाल भित्ति को तटीय प्रवाल भित्ति
कहते हैं। चित्र में जैसा देख सकते हो, तटीय प्रवाल भित्ति क्या है कि महाद्वीप के किनारे या द्वीप के किनारे पर है। बिल्कुल किनारे से स्टार्टिंग है, ऊपर सागर तल है और नीचे स्थल का भाग बताया गया है। और ये कहाँ है? ये महाद्वीप के किनारे पर। ठीक है। दूसरा जो है अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ, सागरी तट से कुछ दूर किंतु उसके समानांतर स्थित वृत्ताकार प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। इसमें जो चित्र है देखो, सागर तल बना हुआ है, थोड़ा सा जो डॉट डॉट से बनाया गया है वो कौन सा है? वो पानी है, सागर का जल है। और उसके नीचे कुछ गोलाकार लिए हुए, फिर भरा हुआ नीला सा जो पार्ट दिखाया गया है वो क्या है? प्रवाल भित्ति। तो ये अवरोधक प्रवाल भित्ति है, इस तरह की शेप में बन जाती है। तो क्या होती है कि सागरी तट से कुछ दूर, तो तट के बिल्कुल नजदीक नहीं है चित्र में जैसा आप देख सकते हो, किंतु उसके समानांतर स्थित वृत्ताकार प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसके बाद है एटॉल। को बताया जाता है कि घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को एटॉल कहा जाता है। ये देखो चित्र में जिस तरह से इसका चित्र बनाया गया है, सागर तल है, नीचे सागर है, और किस शेप में इसमें दिया गया है, दो उभार दिए गए हैं इसमें। तो इस तरह का शेप किसका होता है? या तो घोड़े की नाल का होता है या मुद्रिका का होता है। तो इस तरह की जो आकार बनता है उसको बोलते हैं एटॉल। मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत। मरे ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1880 में किया। उन्होंने बताया कि प्रवाल 30 फेदम की गहराई तक पनप सकते हैं। ठीक है। सागर तल तथा स्थल कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। सागर तल के नीचे अनेक अंतःसागरीय चबूतरे, ज्वालामुखी शिखर, द्वीप आदि होते हैं। कौन कौन सी चीज बताई गई है सागर तल के नीचे? एक तो अंतःसागरीय चबूतरे, दूसरा ज्वालामुखी शिखर और तीसरा द्वीप। इसके अलावा भी अन्य चीज हो सकती है। तो ये सब होते हैं जिनके ऊपर प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। यदि ये स्थल प्रवाल की गहराई, कोरल डेप्थ, जहां तक प्रवाल जिंदा रह सकते हैं, से ऊपर या नीचे होते हैं। यदि ये स्थल प्रवाल की गहराई से ऊपर या नीचे होते हैं तो इनकी प्राप्ति निम्न रूपों में होती है। जैसे देखते हैं हम। नंबर 1, यदि ज्वालामुखी शिखर या द्वीप प्रवाल तल यानी कि सागर तल से 180 फीट नीचे है ना, यदि ज्वालामुखी शिखर या द्वीप प्रवाल तल से ऊपर है तो उसका अपर्दन तथा घुलन क्रिया द्वारा अवनयन हो जाता है। ये जो गहराई दी गई है सागर तल से 180 फीट नीचे, ठीक है, तो क्या होगा? तो उसका अपर्दन तथा घुलन क्रिया द्वारा अवनयन हो जाता है। दूसरी कंडीशन देखते हैं। यदि वह प्रवाल तल से नीचे है तो उस पर अंतःसागरीय पेलेजिक जमाव होता है। क्या होता है? प्रवाल तल से नीचे है तो उस पर अंतःसागरीय पेलेजिक जमाव होता है, जिस कारण आवश्यक गहराई 30 फेदम प्राप्त हो जाती है। 30 फेदम गहराई प्राप्त हो जाने पर प्रवाल अपना घरौंदा बनाना प्रारंभ कर देते हैं तथा प्रारंभ में तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। तटीय प्रवाल में निरंतर विकास के कारण अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है। तो कहाँ तक बताई गई है कि यदि 30 फेदम की गहराई प्राप्त हो जाने पर प्रवाल अपना घरौंदा बनाना प्रारंभ कर देते हैं तथा प्रारंभ में तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। ये बोल रहे सबसे पहले तो कौन सी बनी? घरौंदा बनाना स्टार्ट किया तो तटीय प्रवाल भित्ति बनी, और फिर तटीय प्रवाल भित्ति में निरंतर विकास होता चला गया, है ना, वो बढ़ती चली गई। तो फिर अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ और स्थल तथा प्रवाल भित्ति के बीच के भाग खुल जाने के कारण लेगुन का निर्माण होता है। अंतःसागरीय चबूतरों के शीर्ष पर प्रवाल के चतुर्दिक विकास के कारण एटॉल का निर्माण होता है, जैसे रिंग ऑफ कोरल रीफ,
सागरीय अवसादों का निक्षेपण, लेगुन झील यहाँ पे बनी हुई है। और ये क्या है, अंत सागरीय चबूतरे का निर्माण यहाँ पे हो गया है, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है। ऊपर है क्या बना है, रिंग ऑफ कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति की मेखला, लेगुन बना हुआ है, अंत सागरीय अवसादों का निक्षेपण हो रहा है, और नीचे क्या बना है, अंत सागरीय चबूतरा सब मेराइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसकी आलोचना किस प्रकार से की गई है। मरे के अनुसार प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए अनेक अंतःसागरीय शिखर तथा चबूतरे होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए कि मरे के अनुसार प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए अनेक अंतःसागरीय शिखर तथा चबूतरे होने चाहिए, जो कि संभव नहीं है। मरे ने एक ही स्थान पर 30 कदम की गहराई तक अपरदन तथा निक्षेप की दो परस्पर विरोधी सक्रिय प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। क्या बातें बताइए। इन्होंने कहा है कि एक ही स्थान पर 30 कदम की गहराई तक अपरदन तथा निक्षेप की दो परस्पर विरोधी सक्रिय प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। अपरदन भी कहा है और निक्षेप भी बताया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। तीसरी जो बात बताई है, मरे लेगुन का निर्माण प्रवाल भित्ति तथा स्थल के बीच के भाग के घुल जाने से बताया है। कौन कौन सी चीज ये बोल रहे हैं कि लेगुन का निर्माण कैसे बताया है कि प्रवाल भित्ति तथा स्थल के बीच का भाग है जो घुल गया है ना। ये मत भी भ्रामक है, क्योंकि यदि गुलन क्रिया इतनी सक्रिय है तो इससे अंतःसागरीय चबूतरों पर स्थित पेलेजिक जमाव भी घुल सकता है। ठीक है, चौथे नंबर पे जो कंडीशन है वो ये है, यदि स्थल स्थिर है तो लेगुन जमाव द्वारा बढ़ जाएगी और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पांचवी जो कंडीशन है वो ये है, मरे के अनुसार प्रवाल की गहराई 180 फीट यानी कि 30 कदम से अधिक नहीं हो सकती है, परंतु इससे अधिक गहराई में भी प्रवाल मिलते हैं। ठीक है, अगले साइंटिस्ट की ओर जाते हैं हम। डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। डेली ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1915 में उस समय किया जबकि उनको यह विश्वास हो गया कि सागरों में प्रवाल भित्तियों का निर्माण प्लीस्टोसीन हिमकाल के बाद ही हुआ है। कौन से हिमकाल के बाद, प्लीस्टोसीन। क्या लगा इनको कि 1915 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया और इनको लगा कि सागरों में जो प्रवाल भित्तियों का निर्माण हो रहा है वो कब हो रहा है कि प्लीस्टोसीन हिमकाल के बाद ही हुआ है। इनका मानना था, डेली मोदे का। प्लीस्टोसीन हिमकाल के समय सागरीय जल के हिम में बदल जाने के कारण सागर तल में 33 से 38 कदम तक अवनयन हो गया और सागरीय जल के तापमान में अवनयन के कारण जो भी प्रवाल थे वे मर गए। हिमकाल के अवसान के बाद हिम के जल में परिणत हो जाने के कारण सागर तल पुनः 33 से 38 कदम तक ऊपर उड़ गया। पहले तो किस में बना, हिमकाल में, फिर हिमकाल से जल में वापस हो गया। परिणाम स्वरूप अपरदित चबूतरे 38 कदम की गहराई तक डूब गए। जब हिम पिघलती है तो ज़्यादा एरिया कवर करती है पिघला हुआ हिम, तो जब जल में परिवर्तित हुआ तो कि वापस क्या हुआ, सागर उठ गया, सागर का तल उठ गया। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप अपरदित चबूतरे 38 कदम की गहराई तक डूब गए। जो प्रवाल बचे रह गए वे तथा नए प्रवाल जलमग्न संकरित चबूतरों पर अपना घरौंदा बनाने लगे, जिस कारण तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण शुरू हुआ। चौड़े चबूतरों पर अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ। एटोल का निर्माण एकाकी अंतःसागरीय पठारों के ऊपर हुआ। प्रवाल भित्ति तथा स्थल के मध्य समान गहराई वाली लेगुन का निर्माण भी हुआ। जैसे कि चित्र में देख सकते हैं, ये प्रवाल भित्ति एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है
सागर तल है और हिमानी तल है, नीचे हिमानी तल नीचा है, ठीक है, ऊपर क्लिफ बना हुआ है। सेकंड चित्र है, कोरल रीफ बना हुआ है, उसमें सागर तल है, ठीक है। और तीसरे चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नीचे लो प्लेटफॉर्म है और जल का भाग ऊपर आ गया है। क्लिफ देखिए, सी लेवल देखिए, और कोरल रीफ किस प्रकार से इस पे बनी हुई है। मुझे आपसे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये स्पष्ट समझ में आ गया होगा। हमारे इस चैप्टर को साथ ही फिजिकल ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर था। यूनिट 5 यूनिट भी लास्ट थी, तो इसके साथ फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में हम अगली लेसन अगली बुक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के हम लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।